पता है केवल सोलर लगा लेना ही काफी नहीं है, क्योंकि सोलर से बिजली तो केवल दिन में बनती है, मगर बिजली का सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो रात को होता है, जब आप ऑफिस से घर आते हो। अरे लाइट कैसे चली गई? पंखा, टीवी, एसी, लाइट, फ्रिज को बार बार खोलना, इन सब में बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। अरे बंद तो कर दे भाई। तो इन सब चीजों को चलाने के लिए जो बिजली चाहिए होती है वो ऑफ कोर्स थर्मल पावर प्लांट से ही आती है, जहां कोल बर्न होता है। तो फिर क्या सोलर एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं है? अगर इसको लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो सोलर एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन है भी और नहीं भी। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, मैं समझाता हूं, मगर इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले देखनी होगी बतख। बतख से मेरा मतलब है डक कर्व। तो अभी जो आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हो ये है थर्मल पावर प्रोडक्शन से पर डे होने वाला आउटपुट। अब आप इसमें देखो मॉर्निंग के आवर्स में आउटपुट किस तरीके से कांस्टेंट है, मगर जैसे ही दोपहर का टाइम आता है आउटपुट गिरने लगता है। अब ये थर्मल पावर प्लांट में दोपहरी में जो आउटपुट गिरता है, तो ये आउटपुट हमें जो एक्सेस मिलता है सोलर से, उसकी वजह से थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी दोपहर के समय में डाउन हो जाती है। और फिर यही कैपेसिटी आप देखो इवनिंग आवर्स में कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर कोल बर्न होता है और ये एफिशिएंटली तभी काम करते हैं जब इन पे कॉन्टिन्यूअस लोड डला रहे, और अगर इन पे से लोड कम हो जाए तो इनकी एफिशिएंसी भी डाउन हो जाती है। तो आप इसको एक एग्जांपल से समझो। तो जरा सोच कर देखो, कोयले वाले तंदूर में रोटी लगाई जाती है, मगर जब बीच में रोटी का ऑर्डर नहीं आता तो तंदूर को बंद नहीं किया जाता, केवल ढक दिया जाता है। और इसी तरीके से कुछ हमारे पावर प्लांट्स भी काम करते हैं। तो सोलर पावर अच्छा तो है, मगर इसकी इनकंसिस्टेंसी और इंटरमिटेंसी एक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से थर्मल पावर प्लांट्स को हमेशा बैकअप में रहना पड़ता है। तो कितना अच्छा हो अगर हम थर्मल पावर प्लांट के लिए एक नए तरीके का कोल बना दें जो कि ग्रीन कोल हो। और इस चीज पर जो रिसर्च चल रही है वो इंडिया में ही चल रही है। कहां पे वो मैं आपको बताता हूं, मगर इस समय पे छत पे 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है। तो चलते हैं स्टूडियो, एसी में बैठ के मस्त डिस्कशन करके मैं आपको समझाता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस ग्रीन कोल पर काम चल रहा है, और काम कहीं नहीं हमारे इंडिया में ही चल रहा है। तो मैं बात कर रहा हूं आसनसोल में एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के एक कोल पावर प्लांट की, जहां पे इस नए आइडिया पे काम चल रहा है। मगर ये रिसर्च कोई इंडियन कंपनी नहीं कर रही है। एनटीपीसी के अंदर ये वाली रिसर्च करने वाली कंपनी है एक स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी, और इन्होंने एक प्रोटोटाइप मॉडल टेस्टिंग पे लगाया है एक कोल पावर प्लांट में, जिसका नाम है E2S। तो जैसा कि हम सबको पता है कि कोल पावर प्लांट के अंदर टरबाइन्स को घुमाने के लिए स्टीम का यूज होता है, और वो स्टीम बनाई जाती है कोल का इस्तेमाल करके। मगर इनके इस नए सिस्टम में, E2S के इस नए सिस्टम में जो कोल है वो है ग्रेफाइट। तो ये स्विट्जरलैंड वाली कंपनी ने एक बड़ा सा लोहे का बक्सा लिया है और उसके अंदर इन्होंने ग्रेफाइट ब्लॉक्स लगाए हैं, और उन ब्लॉक्स के बीच में इन्होंने हीटिंग कॉइल्स लगाई हैं। और इस पूरे सिस्टम का जो साइज है ये अप्रोक्सीमेट एक शिपिंग कंटेनर के बराबर का है, और इन्होंने ये सब कुछ एस्टेब्लिश करा है मात्र 1 महीने में। और इन्होंने इस पर्टिकुलर हीट में एनर्जी स्टोरेज के कॉन्सेप्ट को नाम दिया है ट्रैवलिंग वेव एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। मगर इस स्टोरेज सिस्टम की एक सबसे बड़ी दिक्कत भी है कि जो ग्रेफाइट होता है हाई टेम्परेचर्स में वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने लगता है, और इसी वजह से इन्होंने एक एयर टाइट चैम्बर क्रिएट करा है, और उस चैम्बर के अंदर इन्होंने ऑक्सीजन को छोड़ा ही नहीं है, उस चैम्बर को पूरा का पूरा इन्होंने नाइट्रोजन से भर दिया है। तो अब इसकी फंक्शनिंग किस तरीके से होती है कि रिन्यूएबल से जो एनर्जी बनती है वो इस तरीके के ग्रेफाइट ब्लॉक्स में, इस पूरे के पूरे सिस्टम में स्टोर हो जाती है। और इस सिस्टम में जब ग्रेफाइट ब्लॉक 700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाते हैं, तो हमारे जो स्टीम टरबाइन के पाइपिंग है उसको इसके थ्रू ड्रॉ किया जाता है, जिससे कि हमारा पानी भी गर्म हो जाता है। अब जब वो पानी गर्म हो जाता है, अगर ज्यादा गर्म हो गया तो मैकेनिज्म इस तरीके का होता है, कूलिंग स्टेशंस होते हैं जहां पे उस पानी को जो टेम्परेचर हमें चाहिए उसके हिसाब से सेट कर लिया जाता है, और फिर उस स्टीम को, उस पानी से जो बदली है स्टीम, उस स्टीम से टरबाइन को घुमाया जाता है, जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है।
तो हमने जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम बोली थी कि हमारे थर्मल एनर्जी सिस्टम्स मॉर्निंग और इवनिंग आवर्स में ज्यादा यूटिलाइज हो रहे हैं और बीच के पोर्शन में कम यूटिलाइज हो रहे हैं, और जब इनमें कोल का इस्तेमाल होता है तो कोल ऑपरेटेड थर्मल पावर प्लांट्स को एकदम से ठंडा नहीं किया जा सकता, जैसे मैंने तंदूर का एग्जांपल दिया, ना ही उन्हें एकदम से गर्म किया जा सकता है। तो उनको अपने आप में एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है, और वो चीज, ये दिक्कत इस पर्टिकुलर रिसर्च से, इस पर्टिकुलर इनोवेशन से सॉल्व होती हुई दिखती है, जिसके अंदर हम रिन्यूएबल से कंप्लीटली एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं और अपने पीक डिमांड के टाइम पे इससे एनर्जी को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे ओवरऑल हम अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं, और यहां पे ग्रेफाइट एक क्रूशियल रोल प्ले करता है ग्रीन कोल की फॉर्म में। और इसी के साथ साथ एक दिक्कत जो बहुत ज्यादा देखी जाती है, जो शायद आप लोगों ने भी कभी देखी होगी, कि जब कभी भी आप राजस्थान जैसलमेर की साइड ट्रैवल करते हो तो वहां पे सुज़लोन का बहुत बड़ा विंड फार्म है, केरल में भी है काफी सारे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम काफी सारी विंड मिल्स रुकी रहती हैं। उनके रुके रहने की वजह यही है कि अभी जो वो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे उसकी डिमांड कहीं पर भी नहीं है। और अगर हम लिथियम को एज ए एनर्जी स्टोरेज मानते हैं, क्योंकि छोटी डिवाइसेस के लिए तो ठीक है, बट एक ग्रिड स्केल पे लिथियम एनर्जी स्टोरेज के लिए एक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं बन पाता। तो अगर इस तरीके का कोई एक सेटअप है हमारे पास जिसमें हम उस एक्सेस एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं और फिर जब पीक लोड आए फिर हम इस एनर्जी को यूटिलाइज कर सकें, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। और शायद यही एक रीजन है कि स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी पूरी दुनिया छोड़ के इंडिया में आई है। जिस हिसाब से इंडिया में सोलर लगता जा रहा है, तो उस सोलर की एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज करने का ये बेस्ट तरीका होने वाला है। तो इस चीज में लोगों के दो मत दिखाई देते हैं। पहला तो वो है कि जो लोग बोलते हैं कि लिथियम या फिर लिथियम के ही जैसी दिखने वाली कोई नई बैटरी टेक दुनिया में आएगा भविष्य में एनर्जी स्टोरेज के लिए, और दूसरा मत वो है जो लोग कन्विंस्ड हैं कि हाइड्रोजन ही भविष्य का फ्यूल है। आप किस मत में हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मगर हमने हाइड्रोजन पर भी एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने बताया कि हाइड्रोजन में किस तरीके से इनोवेशंस हो रही है और हाइड्रोजन एक्चुअल में फ्यूल ऑफ द फ्यूचर बनने के लिए कैपेबल है। तो अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो देखो यहां पे आ रही होगी, आप लोग अभी के अभी क्लिक करके देख सकते हो।